नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम एक नए लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पिछला वाला जो लेसन है वो हमने मानव रोगों के बारे में कंप्लीट किया है और आज हम लेंगे मानव में जो जनन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मानव में जनन किस प्रकार से होता है उसको अपने को देखना है। जनन की प्रक्रिया क्या है, जनन क्या होता है, मनुष्य में जनन किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में अपने को देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मानव में जनन की, ठीक है, तो जनन किसको कहते हैं पहले तो अपने को इसको समझना होगा, है ना। मनुष्य में जनन क्या है उसको समझने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जनन कहते किसको है, जनन क्या है। तो इसको बोलते हैं अपन रिप्रोडक्शन अंग्रेजी में। ठीक है, अब ये जनन क्या होता है, किसी भी सजीव के द्वारा, है ना, सजीव द्वारा अपने समान नए संतति जीवों को उत्पन्न करने का जो प्रक्रम होता है उसी को जनन कहा जाता है। मतलब कोई भी जीव है वो अपने समान संततियां उत्पन्न करता है। ठीक है, तो संततियां उत्पन्न करने का जो ये प्रक्रम होता है इस प्रक्रम को ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जनन कहते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। प्रत्येक सजीव है वो अपनी वंशवृद्धि करता है, ये हम सब जानते हैं, है ना। यदि प्रत्येक सजीव अपनी या प्रत्येक प्रजाति का जीव अपनी वंशवृद्धि नहीं करेगा तो उसकी प्रजाति का धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विलुप्तीकरण हो जाएगा। धीरे धीरे वो जो प्रजाति है वो विलुप्त हो जाएगी और इस प्रकार यदि सभी जातियों में इस प्रकार से प्रजनन प्रक्रम बंद हो जाएगा तो अंततः सभी जीवों की पृथ्वी से क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। सब जीव क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। या हम यूं भी कह सकते हैं कि आज हम अपने आसपास जितने भी जीव जंतु वगैरह देखते हैं तो ये सब जनन का परिणाम है। किसका परिणाम है, जनन का परिणाम है, क्योंकि इनके पूर्वजों ने क्या किया, जनन करके इन संततियों का निर्माण किया है। ठीक है, और ये प्रोसेस आगे से आगे चालू रहता है। ठीक है, तो जनन का मतलब क्या हो गया, जीवों द्वारा अपने समान, जीवों द्वारा अपने समान नए संतति जीवों को, अपने समान, है ना, अपने समान नए संतति जीवों को, नए संतति जीवों को उत्पन्न करने के प्रक्रम को, जीवों को उत्पन्न करने के प्रक्रम को, उत्पन्न करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। आई बात समझ में। ये जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल सजीव में ही होती है, इसलिए ये एक प्रकार की क्या है, जैविक प्रक्रिया है। जनन किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, जैविक प्रक्रिया होती है। कोई सा भी निर्जीव है वो जनन नहीं करता है ना। छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, छठी सातवीं क्लास में जब विज्ञान स्टार्ट होती है, छठी क्लास से विज्ञान स्टार्ट हो जाती है तो उसमें जनन के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि सजीव है वो जनन करता है और निर्जीव है वो जनन नहीं करता। तो कहने का मतलब ये प्रक्रिया केवल और केवल सजीवों में ही होती है, इसलिए ये एक क्या हो गई, जैविक प्रक्रिया हो गई। क्या हो गई, एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया। जनन एक जैविक प्रक्रिया है, जनन एक जैविक प्रक्रिया या जैव प्रक्रम है। क्या है, एक प्रकार का जैव प्रक्रम है। ठीक है, आगे बात समझ, क्योंकि ये केवल और केवल सजीवों के अंदर ही होती है, इसलिए ये एक जैविक प्रक्रिया भी होती है। अब यदि अगर अपन बात करें तो प्रत्येक जो जीव होता है वो अपने समान नई संततियां उत्पन्न करता है, लेकिन संततियों को उत्पन्न करने का जो तरीका होता है वो प्रत्येक प्रजाति के जीवों के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक प्रकार का जो जीव होता है उसकी जो संरचना होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है ना। जलीय जीव है ना। हम विभिन्न संघों की बात करते हैं तो जैसे मान लिया कि पोरीफेरा है, स्लेंट्रेटा है, मोलस्का है, ऑर्थोपोडा है, ठीक है, फिर कोर्डेट, नॉन कोर्डेट, है ना, हेलमिंथीज वगैरह। तो इनमें हम पढ़ते हैं तो इन सब में जनन की जो विधि है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये देखा गया है कि जितने भी समस्त जीव जंतु है, इन जीव जंतुओं के अंदर जनन प्रोसेस को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की जो विधि है या जो विभिन्न प्रकार के जो जनन के जो प्रक्रम है उनको मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। या अपन सीधा यूं भी कह सकते हैं कि जनन है वो दो प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है, जनन है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अपने लैंगिक जनन, एक तो कौन सा होता है, लैंगिक जनन, और एक होता है अपने अलैंगिक जनन। कौन सा जनन, एक तो होता है
अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन, और एक हो जाएगा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और दूसरा कौन सा हो जाएगा, लैंगिक जनन। दूसरा हो जाएगा अपने लैंगिक जनन। कौन सा जनन, लैंगिक जनन। पर ध्यान रखना हम मानव में जनन को पढ़ रहे हैं, किसमें, मानव में जनन को। तो बाकी वाले जीवों में जो जनन है वो किस प्रकार से होता है उसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि केवल और केवल मनुष्य में जनन को अपने को पढ़ना है। पशु परिचय जो भर्ती है उसमें केवल और केवल साइंस में मानव जनन को शामिल किया गया है, ठीक है, दूसरे किसी भी प्रकार के जनन को शामिल नहीं किया गया। तो हम यहाँ पर केवल मनुष्य में जनन को ही पढ़ेंगे और वही जनरल साइंस के हिसाब से पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, जनन में नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र या मनुष्य में संपूर्ण जनन की जो प्रक्रिया वो किस प्रकार से होती है, तो उसमें बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, पर वो लेवल देखा जाता है कि अपन किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या सिलेबस किस लेवल का है। तो जनरल साइंस है तो एनसीईआरटी बेस पर, ध्यान रखना किस आधार पर, एनसीईआरटी बेस की मैं बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी जो बेस है इस बेस पर अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल जो वर्तमान में जो सिलेबस चल रहा है वो एनसीईआरटी का ही चल रहा है। तो हालांकि एनसीईआरटी से कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊंगा, है ना, कुछ एक्स्ट्रा आपको मैं बताऊंगा, पर उतना ज्यादा नहीं, उसके इर्द गिर्द ही रहेंगे जितना अपने को सिलेबस में शामिल करना है उसके हिसाब से ही, ठीक है। बाकी बताने के लिए बहुत सारी चीजें, तो इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जनन को अपन देख लेते हैं और फिर मनुष्य में जनन को ही पढ़ना है, तो जनन के बारे में भी आना जरूरी है। तो जनन है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अलैंगिक जनन और एक हो जाएगा लैंगिक जनन, ठीक है। तो ये जनन के दो प्रकार होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब अपन बात करें कि भाई अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन है वो क्या होता है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, नए संतति जीव का जो निर्माण है वो एक ही जीव के द्वारा किया जाता है। मतलब एक अकेला जीव नए संतति जीव को उत्पन्न करता है, ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनके अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है, अर्थात एक अकेला जीव नई संतति उत्पन्न करता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। तो इस जनन में क्या होता है, एकल जीव, कौन सा जीव, एकल जीव नए संतति जीव का निर्माण करता है, नए संतति जीव का या नए संतति का निर्माण करता है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, संतति का क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसको अपन बोलते हैं अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। तो इसमें यदि अगर अपन एग्जांपल्स लेते हैं तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे बात करें एग्जांपल्स की, तो अपने एग्जांपल को यदि अपन देखें तो इसमें जैसे अधिकांशतः जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जैसे बात करें अपन अमीबा है, ठीक है, अमीबा के अलावा पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा बहुकोशिकीय, ध्यान रखना, ये एक कोशिकीय है ना, ये एक कोशिकीय, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया। तो ये इस प्रकार के जीव हैं जिनमें अपने अलैंगिक जनन है वो पाया जाता है, पर अपने मानव में जनन को पढ़ना है, ठीक है, इसलिए इन पे इतना फोकस करना ही नहीं है, याद भी नहीं करना है, ठीक है। अब बात करें आगे अपन लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन है वो अधिकांशतः जो बहुकोशिकीय जटिल संरचना वाले जो जीव है उनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है ना, जटिल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जो जीव है उनमें कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन है वो पाया जाता है। और एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो चिर परिचित एग्जाम्पल मनुष्य का ही लेते हैं, इसके बारे में ही अपने को पढ़ना है, इसके बारे में ही अपने को क्या करना है, पढ़ना है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन मनुष्य का, मानव है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कोर्डेटा, नॉन कोर्डेटा के बहुत सारे जंतु है, इन सब में अपने कौन सा लैंगिक जनन ही पाया जाता है, ठीक है। तो मनुष्य में लैंगिक जनन है वो किस प्रकार से होता है, इस चैप्टर में अपने को इसी के बारे में देखना है। अब ये लैंगिक जनन क्या होता है,
लैंगिक जनन में दो संतति जीव भाग लेते हैं। कितने? दो। एक होता है नर और एक होता है मादा। या जरूरी नहीं है, जो जंतु है वो द्विलिंगी भी हो सकता है ना, द्विलिंगी या उभयलिंगी भी हो सकता है। तो उसमें नर युग्मक और मादा युग्मकों का होना जरूरी है। अपन मनुष्य के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो इसको आप यूं कह सकते हो कि मनुष्य में क्या होता है, नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं, अंडाणु। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, दो अलग अलग प्रकार के जीवों के द्वारा दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनाए जाते हैं। नर के द्वारा जो युग्मक बनता है उसको नर युग्मक बोलते हैं। मनुष्य के संदर्भ में देखें तो इसको अपन शुक्राणु कहते हैं, और मादाओं के द्वारा जो युग्मक बनाया जाता है उनको अपन बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? उनको अंडाणु बोलते हैं या मादा युग्मक। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलते हैं, वो उनमें निषेचन होता है और निषेचन के बाद में नए संतति जीव का निर्माण होता है। तो इसका मतलब हुआ कि लैंगिक जनन में दो प्राणी भाग लेते हैं। कितने प्राणी? दो जीव इसमें भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? दो जीव, ध्यान रखना है। दो जीव है वो इसमें भाग लेते हैं। एक तो होता है अपने नर और दूसरा क्या होता है, मादा। तो इस प्रोसेस में नर और मादा दो प्रकार के जो जीव है वो भाग लेते हैं। नर के द्वारा नर युग्मक शुक्राणु और मादा के द्वारा मादा युग्मक अंडाणु का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उनके बीच में निषेचन होता है और निषेचन से नए संतति जीव का निर्माण होता है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके लैंगिक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है, तो लैंगिक जनन के बारे में और कौन से तथ्य हैं उनको भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लैंगिक जनन की अपन बात करते हैं। ठीक है, और मनुष्य में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन ही होता है। ठीक है, तो अपने को मनुष्य में लैंगिक जनन ही पढ़ना है कि वो किस प्रकार से होता है। तो इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इनसे है वो सवाल पूछे जाता है। तो पहला जो प्रश्न है वो तो यही हो गया आपके कि मनुष्य में जो जनन है वो लैंगिक जनन होता है। ठीक है, मनुष्य में लैंगिक जनन होता है ना, मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन है वो पाया जाता है। लैंगिक जनन पाया जाता है। अब इस लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो इस लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं। इनमें, हाँ, इनमें सामान्यतः ना, सामान्यतः दो जनक भाग लेते हैं। कितने जनक? दो जनक है वो भाग लेते हैं। ठीक है, एक होता है नर और दूसरे को कहा जाता है मादा। ठीक है, एक क्या होता है? एक होता है नर और दूसरा क्या होता है? मादा। ठीक है, तो ये दो प्राणी है वो इस जनन में भाग लेते हैं। अब ये दो प्राणी क्यों भाग लेते हैं? एक में नर युग्मक बनता है और एक में बनता है मादा युग्मक। अर्थात इसमें क्या है, नर एवं मादा युग्मकों का क्या होता है? संयोजन होता है, या इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। किसमें? लैंगिक जनन में, है ना। इसमें नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है। मादा युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नर और मादा युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, अब ये निर्माण कैसे होता है? जबकि अलैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का निर्माण वो बिल्कुल कतई नहीं होता है ना। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया तो बिल्कुल ही अलग है, वो आपके यहाँ दी हुई भी नहीं है सिलेबस के अंदर, तो उसको देखना ही नहीं है। नर और मादा युग्मकों का जो निर्माण है वो आपके अलैंगिक जनन में नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसके अंदर अगर अपन देखें तो लैंगिक जनन के अंदर है दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती है जो अलैंगिक जनन में नहीं होती है। और वैसे अगर अपन साइंटिफिक तरीके से देखें तो लैंगिक जनन को उन दो घटनाओं के कारण ही जाना जाता है। वो दो मेन या मूलभूत विशेषताएं हैं इस लैंगिक जनन की, और उसी के आधार पर लैंगिक जनन की पहचान की जाती है ना। तो वो दोनों घटनाएं यदि उस जनन में हो रही है तो ही उसको लैंगिक जनन कहा जाता है, अदरवाइज उसको लैंगिक जनन नहीं कहते। तो वो दोनों महत्वपूर्ण घटनाएं हैं कौन कौन सी, उनको देखना, उसी से पता चलता है कि भाई इस जीव में लैंगिक जनन हो रहा है। पहली बात तो यह है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन
द्वारा युग्मकों, युग्म कौन से, नर और मादा, युग्मकों, युग्मकों नर व मादा, नर व मादा का निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो नर और मादा युग्मक है वो कौन से विभाजन के द्वारा बनता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। और बात करें पशु परिचर भर्ती की, तो कोशिका विभाजन आपके सिलेबस में शामिल है। कोशिका विभाजन वाला जो पॉइंट है वो अपने सिलेबस में शामिल है और अभी तक हमने उसको पढ़ा नहीं है। तो जब उसको पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कोशिका विभाजन क्या है, समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है, उन सब के बारे में अपन देखेंगे। सामान्यतः कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती है। अब कोशिका के अंदर आपने ध्यान दिया होगा गुणसूत्र होता है। क्या होता है, गुणसूत्र होता है। यहाँ पे हम मानव में जनन पढ़ रहे हैं, तो मानव में जनन की अगर अपन बात करें तो मनुष्य की जो कोशिका होती है, मानव कोशिका, मानव की जो प्रत्येक कोशिका होती है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, मानव कोशिका में जो क्रोमोसोम जो होता है ना, गुणसूत्र जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो होता है 46। कितना होता है, 46। जिन जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे, तो नर और मादा युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है कि एक कोशिका से जो दो नई संतति कोशिकाएं बन रही है, उन दोनों नई संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के आधी आधी रह जाती है। तो इसलिए नर युग्मक जो बनता है शुक्राणु, उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी, 23। और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी, 23 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 23 रह जाएगी, ठीक है। तो ये अर्धसूत्र, अब इस अर्धसूत्री विभाजन का लाभ है, वो लाभ क्या अभी मैं आगे समझाऊंगा। तो पहली घटना तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। और दूसरी जो घटना है इसके अंदर वो है इन युग्मकों के मध्य क्या होता है, संलयन होता है, जिसको अपन निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, है ना, युग्मक संलयन। क्या बोलते हैं इसको, युग्मक संलयन, युग्मक संलयन, या जिसको अपन बोलते हैं निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया होती है। नर और मादा युग्मक है वो संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज, जिसको जाइगोट बोलते हैं। और उसी युग्मनज से बनता है भ्रूण, है ना। मनुष्य के अंदर, है ना, वो जो भ्रूण होता है, भ्रूण से क्या बनता है, गर्भ, और गर्भ से शिशु का, है ना, जो गर्भावधि होती है वो लगभग 9 महीने के आसपास होती है ना, 270 से 280 दिन होती है। आगे मैं बताऊंगा बाद में, है ना, 270 से 280 दिन गर्भावधि होती है, ठीक है। तो इन नर और मादा युग्मकों में निषेचन से युग्मनज बनता है, जाइगोट, और जाइगोट से फिर बनता है आपके भ्रूण, और भ्रूण से शिशु का निर्माण है वो हो जाता है। तो उन चरणों को तो अब हम बाद में देखेंगे। तो उस प्रकार हम यदि अपन देखें इस प्रकार से, तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलेंगे तो इस नर युग्मक के 23 गुणसूत्र और मादा युग्मक के 23 गुणसूत्र फिर से कितने हो जाएंगे, नर युग्मक शुक्राणु में 23 गुणसूत्र और अंडाणु के अंदर 23 गुणसूत्र। जब ये मिलेंगे तो जो नया जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर गुणसूत्र फिर से कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। अर्थात इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो पुनः पहले जितनी की जितनी ही हो जाती है। तो गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। आगे बात समझ में। और इसके अलावा यदि अपन बात करें तो इसमें युग्मक संलयन नामक प्रक्रिया वो भी होती है, जिसको अपन निषेचन कहते हैं। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं अलैंगिक जनन में नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन में ही होती है। तो ये तो है आपके जनन के बारे में संक्षिप्त जानकारी कि भाई जनन क्या होता है। तो मनुष्य में जनन का प्रकार कौन सा होता है, लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, एक होता है नर, एक होता है मादा प्राणी। नर में बनते हैं नर युग्मक, जिनको मनुष्य के संदर्भ भी बात करें तो स्त्रियां या मादाओं में क्या बनता है, अंडाणु, और पुरुषों में, है ना, या नर के अंदर क्या बनता है, शुक्राणु, जिनको नर युग्मक कहते हैं। और इनके बीच में निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है। तो नर जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती कैसे है, ठीक है, कौन से भाग क्या है, तो इन सब के बारे में इन्हीं क्लासों में अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे।
आज हम जनन के बारे में ही पढ़ेंगे, केवल इसकी जनन की है प्रारूपिक जानकारी है। इनमें से 2-3 टाइप के सवाल है वो पूछा जाता है। मनुष्य, ध्यान रखना है, एक लिंगी प्राणी है, ठीक है, और मनुष्य में लैंगिक जनन है वो पाया जाता है, ठीक है। और लैंगिक जनन की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी? अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन, ये 2 लैंगिक जनन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। जनन वाला चैप्टर से भी ये पूछा जाता है सवाल, है ना, ध्यान। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। और इन गुणसूत्रों की संख्या हम जनन में पढ़ते हैं कि भी मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये सवाल कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये मानव में जनन का प्रक्रम है। इस प्रकार से अपन थोड़ा सा देखा हमने आज, और बाकी का अपन कल देखेंगे, कल की क्लास में। तो एक बार इस सब चीजों का एक थोड़ा संक्षिप्त में नोट्स देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने तरीके से उन नोट्सों को वापस कॉपी में लिख सको, ठीक है। तो देखते हैं उनके एक बार थोड़े से नोट्स देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपन जनन है, उसकी परिभाषा क्या होती है। देखो, वह जैविक प्रक्रिया, जनन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है, यह एक जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपने समान नए संतति जीवों को, किनको उत्पन्न करते हैं? नए संतति जीवों को उत्पन्न करते हैं। उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को या उस जैविक प्रक्रम को क्या कहते हैं अपन? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको अपन जनन कहते हैं। आगे बात करें, सजीवों को अपनी उत्तरजीविता, है ना, सर्वाइवल, अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन है वो आवश्यक है। जीव है वो जनन क्यों करते हैं? इसका कारण कभी सोचा है? यदि जनन नहीं होगा तो किसी भी प्रजाति का जो अस्तित्व है वो संपन्न नहीं रह पाएगा, है ना, वो नहीं रह पाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा उस जाति का, है ना। आज अपन जितने भी जीव जंतु देख रहे हैं वो उन पूर्वजों में प्रजनन का ही प्रकार है। आज जो हम हैं तो हम हमारे पूर्वजों के जनन प्रक्रम के कारण ही अस्तित्व में है, ठीक है, और आगे भी ऐसा ही प्रोसेस रहता है। तो कोई भी जाति है वो अपने आप को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए, अपनी जाति की कंटिन्यूटी या निरंतरता को बनाए रखने के लिए, उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जनन है वो करती है ना। आगे देखते हैं, जीव में जनन की निम्नलिखित 2 विधियां पाई जाती है। कितनी विधियां? जीव में जनन की 2 विधियां होती हैं। एक विधि का नाम है आपके अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। और एक है अपने लैंगिक जनन। सबसे पहले देख लेते हैं अपन अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन की विधि क्या है? जनन की वह विधि जिसमें नए संतति जीव का निर्माण एकल जीव द्वारा, ये ध्यान रखना है, एकल जीव मतलब एक ही जनक, संतति का निर्माण एक ही जनक के द्वारा होता है, उसमें कोई नर और कोई मादा नहीं होता है ना, सिर्फ एक अकेला ही जीव है वो संतति जीव को उत्पन्न करता है। और इसमें न अर्धसूत्री विभाजन होता है और न ही निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो एक ही जनक द्वारा नए संतति जीव का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहता है उसको अपन अलैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो एक तो जीवाणु हो गए, अमीबा, ठीक है, हाइड्रा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, और भी बहुत प्रकार के जो जीव है उनके अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन में ध्यान रखना है, एक तो कौन सी प्रक्रिया? अर्धसूत्री विभाजन। एक तो अर्धसूत्री विभाजन और एक मैंने आपको बताया था युग्मक संलयन। कौन सी प्रक्रिया? युग्मक संलयन, जिसको अपन कहते हैं निषेचन। क्या बोलता है? निषेचन भी बोलता है। क्या बोलता है? निषेचन। तो ये 2 जो प्रक्रियाएं हैं वो अलैंगिक जनन में नहीं होती है, केवल और केवल लैंगिक जनन में ही ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं। और इन्हीं 2 प्रक्रियाओं के द्वारा लैंगिक जनन को पहचाना जाता है ना। तो अलैंगिक जनन में एकल जीव के द्वारा नई संतति बनती है, जबकि लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और न ही निषेचन या युग्मक संलयन की प्रक्रिया होती है, जबकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और युग्मक संलयन की प्रक्रिया है वो भी होती है, ठीक है। तो आगे देखें अपन लैंगिक जनन को। लैंगिक जनन क्या होता है? तो देखो, जनन की वह विधि जिसमें नए संतति जीव का निर्माण है ना, नए संतानों का निर्माण है, जो नई संतति जीव है उसका जो निर्माण है
उसके निर्माण में दो जनक भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेते हैं? दो जनक, एक नर जनक होता है और एक मादा, मतलब नर एवं मादा जनक भाग लेते हैं, उसे ही लैंगिक जनन कहते हैं, जैसा कि मनुष्य के अंदर होता है। देखो आगे देखें, आगे लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मक संलयन है ना, युग्मक संलयन को अपन क्या बोलते हैं? सामान्यतः निषेचन भी कह सकते हैं। तो युग्मक संलयन मतलब निषेचन, और अर्धसूत्री विभाजन जैसी, है ना, अर्धसूत्री विभाजन जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है जो कि उसमें अलैंगिक जनन में नहीं होती है ना, ध्यान रखना है। आगे देखें अपन, मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। मनुष्य में कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन है वो पाया जाता है, इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। लैंगिक रूप से मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। कैसी? लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता का मतलब है लिंग के आधार पर दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक नर प्राणी और एक मादा प्राणी, मतलब एक लिंगी होता है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या हो गया? द्विलिंगी नहीं, एक लिंगी। लैंगिक द्विरूपता का मतलब हो गया मनुष्य कहता है अर्थात मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब है दो अलग अलग प्रकार के जीव में अलग अलग प्रकार के लैंगिक अंग वो पाए जाते हैं। एक जीव में पाए जाएंगे आपके नर जनन अंग और एक में पाया जाएगा मादा जनन अंग। तो अर्थात मनुष्य वो एक लिंगी प्राणी होता है। कई बार ये सवाल पूछा गया है। अतः नर व मादा अलग अलग होते हैं, स्त्री अलग पुरुष अलग। आगे बात करें, लैंगिक जनन के लिए नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण। एक तो लैंगिक जनन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण एवं उनका मिलना आवश्यक होता है ना। जब वो मिलेंगे तभी तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, है ना, युग्मनज, और युग्मनज से भ्रूण और भ्रूण से शिशु का निर्माण होगा। किसका? शिशु का निर्माण होगा, तो उनका मिलना आवश्यक है। मनुष्य में नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। स्पर्म क्या बोलते हैं? शुक्राणु या स्पर्म बोलते हैं। और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? अंडाणु या ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाणु या ओवम कहते हैं, जिनका निर्माण क्रम से, है ना, नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण तो किसमें होता है? नर जनन तंत्र में। किसमें होता है? नर जनन तंत्र में। और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण किसमें होता है? मादा जनन तंत्र में होता है। आगे बात समझ में? तो यह है अपने जनन के बारे में प्रारूपिक जानकारी। अब नर युग्मक क्या होता है, नर जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र क्या होता है, ठीक है, युग्मक कैसे बनते हैं, निषेचन फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, युग्मन से भ्रूण कैसे बनता है, गर्भावधि 9 महीने तक कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो उन सब चीजों को आगे की क्लासों में 1 बाय 1 करके देखते जाएंगे। आज इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना है, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन है वो हाथों हाथ मिल जाए। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।